हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? तो इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे टाइप पढ़ाया था। उसमें से एक जो लास्ट टाइप था, इट वाज आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म। वो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको बता देता हूं, फिर इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आपको आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म को समझना है तो कुछ 2-4 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, उसके बेस पर आप आसानी से समझ जाओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म। एक्चुअली आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म अगर आपको समझना है ना, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोटोप? पहले तो आपको आइसोटोप समझना होगा, फिर आपको आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म समझ में आएगा। तो हम समझेंगे आज आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म, इज इट क्लियर स्टूडेंट? इट इज द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो पहले तो आइसोटॉप का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने कार्बन के 2 फॉर्म्स लिए, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। तो ये क्या है दोनों? दीज 3 स्ट्रक्चर्स, ये तीनों जो है ना, दीज आर द आइसोटोप्स। ये सब तीनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप्स हैं। ये आइसोटोप है, ये आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है ना। तो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या थी कि हैविंग द सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। जिनका एटॉमिक मास नंबर कैसा हो, डिफरेंट हो। जैसे इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है, लेकिन सभी के एटॉमिक नंबर कैसे हैं? सेम है, 6 6 एंड 6 हैं। तो ये आइसोटोप है। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में भी 1H1, 1H2 एंड 1H3, ये आइसोटोप्स हैं, जिसको हम रिस्पेक्टिवली हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाम से जानते हैं। ये है हाइड्रोजन का ये फॉर्म, दूसरा है ड्यूटेरियम, और तीसरा इसका जो फॉर्म है दैट इज ट्रिटियम। ऐसे 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के हैं। तो आप जैसे आइसोटोप्स लोगे ना, तो आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म क्रिएट होगा। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपने H2O लिया, या तो आपने फॉर एग्जांपल CH4 लिया सिंपली। तो CH4 के 2 आइसोटोप्स बन सकते हैं। कौन कौन से? कि आप इसमें CH2D2 कर दो, और दूसरा एक खुद आप CH4 रखो। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि CH3D रखो, तो भी ये सारे मीथेन है। लेकिन आपने क्या किया, आप और भी चेंज कर सकते हो, CD4 कर सकते हो, CH4, CH3D, CH2D2, या तो CHD3, ऐसा भी कर सकते हो। तो डिफरेंट आइसोटोप्स आप बना सकते हो हाइड्रोजन को चेंज करके, है ना। हाइड्रोजन के आपने आइसोटोप चेंज किया, तो ये एकदम सिंपल है, इसे बहुत ज्यादा कोई खास बात नहीं है कोई आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म क्या होगा। तो आइसोटॉपिक आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ सकती है। आप आसानी से इसको समझ सकते हो, इसको नोट कर लो। आज का अपना मेन जो पर्पस है वो पढ़ना है आइसोमेरिज्म का दूसरा टाइप, जिसे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो आप देखो, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो, मैंने आपको कहा था कि आइसोमेरिज्म के मेन 2 टाइप हैं। पहला है स्ट्रक्चरल, या तो हम इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और दूसरा जो टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमर, या स्पेस, या तो 3D आइसोमर्स कहते हैं।
स्टीरियो आइसोमर्स के टू टाइप, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। फिर स्टीरियो आइसोमर्स के टू टाइप हैं, एक है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है इसके फिर से टू टाइप हैं। कॉन्फिगरेशनल के टू टाइप हैं, पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और इसी का दूसरा टाइप है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके दो आइसोटोप आपको कॉन्फिगरेशनल के दो तरह के क्लासिफिकेशन और भी हैं, एक है जियोमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल। कन्फर्मेशनल के डिफरेंट टाइप्स बन सकते हैं, कुछ लोग तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को आइसोमर्स में काउंट करते भी नहीं है, ठीक है ना। उसका रीजन आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के टू टाइप हैं, एक तो है जियोमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल। ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी तो जियोमेट्रिकल, ऑप्टिक्स से एक्टिवेटेड होगा तो ऑप्टिकल, ऐसे टू टाइप। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझने के पहले आपको कॉन्फिगरेशनल का मतलब क्या है कि उनके कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होने चाहिए। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि उनके क्या डिफरेंट होना चाहिए, कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होना चाहिए। कैसे? मतलब उनका अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स का जो स्पेटियल अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम दैट कैरेक्टरिस्टिक्स द पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर्स। स्पेटियल अरेंजमेंट अलग होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहां पर एक सिंपल सी बात हमारे दिमाग में आती है कि बॉन्ड का ब्रेकिंग एंड मेकिंग बोथ द प्रोसेस विल हैपन साइमल्टेनियसली। अगर आप कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर बॉन्ड का ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों ही प्रोसेस होगी। जैसे आप यहां पे देख लो, आपने वैसे ये कंपाउंड 1 2 3 4 कई बार लिया होगा, इसका नाम ब्यूटूइन, इसका नाम है ब्यूटूइन, ये कंपाउंड आपने लिया। तो इसके टू फॉर्म्स हो गए, एक हो गया सिस और दूसरा हो गया ट्रांस। कैसे कि इस कार्बन से दोनों ग्रुप हमने लिया है, एक लिया CH3 और दूसरा लिया H, ठीक है ना। दूसरी तरफ हमने लिया CH3 और एक H। तो हमने ये वाले कार्बन में तो कोई चेंज नहीं किया, यहां पर CH3 था तो CH3 रखा, H था तो H रखा। लेकिन दूसरे कार्बन में हमने इस H को यहां ले लिया और CH3 को यहां ले लिया, यानी यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड था वो ब्रेक हो करके अपने आप को उसने पहले ब्रेक किया, H को ब्रेक हुआ और यहां शिफ्ट हुआ, CH3 ब्रेक हुआ और यहां ऐड हुआ। तो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। इसलिए क्योंकि इसके पहले कार्बन कार्बन के बीच में जो मल्टीपल बॉन्डिंग है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन तो हो सकता है, लेकिन अगर पाई बॉन्ड हो गया तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना कंपलसरी है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब होगा तो उसमें बॉन्ड का रीअरेंजमेंट, स्पेटियल अरेंजमेंट कैसे होगा, बॉन्ड के ब्रेकिंग एंड मेकिंग से होगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने जो जनरल है वो आपको लिया। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी हम बाद में पढ़ेंगे। आज की क्लास में डिटेल में मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन सी कंडीशन में बन सकते हैं वो आपको समझना है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन से केस में बन सकते हैं वो आपको समझना है, ओके। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हम टू टाइप पढ़ेंगे। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या, ज्योमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म क्या है, पहले तो ये समझ लो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? हमने कहा ना कि कॉन्फ़िगरेशनल के 2 टाइप होंगे, एक होगा जियोमेट्रिकल और दूसरा होगा ऑप्टिकल। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल अभी लिया था, वो हो गया। दूसरी बात ये कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस क्या क्या हैं, कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। पहले ये 2 चीजों को समझते हैं तो अपने आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए पहली जो शर्त है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी कि 2 एटम के बीच में रोटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, डबल बॉन्डेड कार्बन should satisfied by 2 different valencies, 2 different atoms or molecules। ये 2 डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स या ग्रुप से सेटिस्फाइड होना चाहिए, दोनों ग्रुप्स अलग अलग होना चाहिए। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और वैसे अगर आप इसको सुपर इम्पोजिबिलिटी के बेस पर देखो तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। दोनों स्ट्रक्चर, जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर बने वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। तो 3 चीजें यहां पर मेन है, एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दूसरा है जो डबल बॉन्डेड कार्बन हो वो ऐसे 2 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होना चाहिए, एक जैसे ग्रुप नहीं होना चाहिए, और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो इसमें हम पहला केस समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो पहला वर्ड आप समझ लो इसमें कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब जैसे ये कंडीशंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कब हो सकता है। अब मान लो जैसे आपने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिया, तो यहां पर कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन 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 एक बॉन्ड, फिर C, यहां पर H H और H ऐसे जुड़े हुए हैं, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड है। एंड यू नो सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग एंड PP को एक्सियल ओवरलैपिंग। साइड वाइज होगा तो सिग्मा बनेगा, यानी कि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आप ऐसा समझो कि मैं अगर एक कार्बन को ऐसा फिक्स कर दूं और नीचे वाले कार्बन को ऐसा सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड करूं और इसको रोटेट करूं, तो ये रोटेट हो सकता है क्योंकि इसमें कोई हिंड्रेंस क्रिएट करने वाला नहीं। अब यही अगर मैं ऐसा कर दूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये स्ट्रक्चर कैसी है कि C, यहां पे H और H, ये यहां पे डबल बॉन्ड C, यहां पे H और H। तो एक जो बॉन्ड है इसमें से सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा जो बॉन्ड है वो कैसा है, पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड कैसा है, पाई बॉन्ड है। अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ तो ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा इसका, C, इसका एक ऑर्बिटल यहां पर, यानी कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, सिग्मा सिग्मा और एक और सिग्मा, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा मींस की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। अब ये स्ट्रक्चर को अगर आप इसके ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो यही स्ट्रक्चर कैसी होगी मालूम, एक ये इसका ऑर्बिटल और ये दोनों हाइड्रोजन से ऐसे बॉन्डेड है।
इसका एक ऑर्बिटल है वो दूसरे कार्बन से, सपोज ये कार्बन दूसरा है और ये कार्बन से ये ऐसा ओवरलैपिंग बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन के साथ, फिर ये दूसरा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, और ये अब एक बॉन्ड आपके पास बचा जो अनहाइब्रिडाइज्ड है ऑर्बिटल, ये ऐसा और ये ऐसा। हमने ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन जब इसकी ओवरलैपिंग होगी तो ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। एक ही पाई बॉन्ड मैंने ऊपर नीचे मेंशन किया है क्योंकि दोनों तरफ ओवरलैपिंग होती है। अब ये जो पाई बॉन्ड है, अगर आप इन दोनों एटम को ऐसा रोटेट करो, सपोज आपने ये दो कार्बन लिया और इसके बीच में आपने दो बॉन्ड्स बना दिए। यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली एक थोड़ा सा इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो अगर आपने इसको डबल बॉन्ड ऐसा दो कार्बन के बीच में ले लिया और अभी आप इसको ऐसा रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट करने से सिग्मा बॉन्ड पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पाई बॉन्ड में ट्विस्टिंग क्रिएट होगी, स्ट्रेन क्रिएट होगा। और ये स्ट्रेन जैसे ही ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो सकता है। तो रोटेशन कैसा हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। डबल बॉन्डेड दो कार्बन एटम के बीच में अगर आप ऐसे कोई कंपाउंड लेते हैं तो वो डबल बॉन्डेड कार्बन के कारण रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्रिएट हो गया। तो ये कंपलसरी कंडीशन है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास तीन कंडीशन कंपलसरी होना चाहिए। पहला है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन है कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम शुड बी सेटिस्फाइड बाय द टू डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल्स और द ग्रुप्स। अब एक अगली प्रॉपर्टी है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, जैसे आपने सपोज सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसके यहां पे अगर एक H है तो दूसरा CH3 होना चाहिए। यहां पर H है तो यहां पे CH3 होना चाहिए। यानी जो डबल बॉन्डेड कार्बन ये कार्बन है, इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे इस कार्बन के साथ आपने एक H लिया है तो दूसरे के साथ आपने CH3 लिया है। एक कार्बन के साथ आपने H लिया है तो दूसरे के साथ CH3 लिया है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। यानी कौन कौन सी कंडीशन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि C डबल बॉन्ड C पर यहां पर A, यहां पे A, यहां पे B, यहां पर B, हालांकि दोनों A B डिफरेंट ग्रुप हैं, लेकिन एक ही कार्बन पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप कैसे हो गए, सेम हो गए, A और A, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए कि C डबल बॉन्ड C यहां पर A, यहां पर B और यहां पर B और यहां पर B, तो भी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम हो गए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये C डबल बॉन्ड C यहां पर A, यहां पर B, यहां पर A और यहां पर B हो जाए तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। ऐसा इनका पोजीशन भी चेंज हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर B और यहाँ पे A हो जाए, तो भी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। और अगर इसमें C डबल बॉन्ड C यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पे D हो जाए, तब भी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। चारों ग्रुप आपने अलग अलग लिया है भले ही, लेकिन एक ही कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन होगी। तो यहां पर नो, यहां पर नो, और ये तीनों ही केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। लेकिन ये केस में हम नॉमेनक्लेचर अलग तरह से पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कहा कि पहला तो कंडीशन क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। नॉन, अब इसके कुछ आगे एक्सेप्शनल केसेस ही मिल सकते हैं, तो हम देखेंगे। नॉन सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है, ये समझ लो। अब जैसे आपने मान लो ये C डबल बॉन्ड C, यहां पे H और यहां पर आपने CH3 लिया,
यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 लिया। अब इसके बीच में आप मिरर लगा दो वर्टिकली। तो अब अगर आप इसको यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3, मिरर में ये ऐसा दिखेगा। ये मीनिंग क्या होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल का, इसको थोड़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में और भी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। यानी ये स्ट्रक्चर के सामने आपने मिरर लगाया तो मिरर में इसकी इमेज कैसी बनेगी वो आपको समझना है। अब ये स्ट्रक्चर को अगर आप इसके ऊपर उठा करके रखो तो ये इसके जैसे इंपोज नहीं करेगी, सेम नहीं होगी। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मेन रूल है। इसके साथ साथ कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप एक जैसे नहीं होना चाहिए, दोनों डिफरेंट होना चाहिए डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। आज की क्लास में ऐसे तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, एल्कीन में हो सकता है, एल्डोक्सिम में हो सकता है, कीटोक्सिम में हो सकता है, हाइड्रोक्सिल एमाइन में हो सकता है, डेरिवेटिव साबदा साइक्लो कंपाउंड में हो सकता है, साइक्लो डेरिवेटिव में हो सकता है। बहुत सारे केसेस हैं जो हम जनरली नहीं भी जानते हैं, उन केसेस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन अब देखो यही सेम चीज है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी आएगी, तब हम इसको वहां पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वही सेम एग्जांपल हाइड्रोकार्बन के मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूं। तो हाइड्रोकार्बन में तब हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। एल्कीन के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगा वो समझ लेते हैं। तो सबसे इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, बिना एग्जांपल ये बात समझ में आएगी नहीं आपको। तो राइट नाउ टेक सम एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्यूटूइन। ब्यूट1 इन ले लो, ब्यूटीन ले लेते हैं। तो पहले तो ये पहचानो कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं। आपने लिया ब्यूटीन, तो ब्यूटीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा ये पहले पहचानना है। तो आप स्ट्रक्चर बनाओ तो 1 2 3 4 और यहाँ पे इन, तो ये कैसा हो गया CH3 CH2 CH एंड CH2। अब ये कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, तो कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, उसको थोड़ा ऐसा अरेंज कर लेते हैं। तो C और ये C, एक कार्बन नंबर और 2, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे एक H है, यहाँ पे एक H है, दूसरे कार्बन पे H है और तीसरे कार्बन पर इस पर CH3 CH2 है, यानी ये CH3 CH2 यानी कि C2H5 है। अब आप जो रूल मैंने आपको बताया था क्या ये इसमें सेट हो रहा है, डबल बॉन्डेड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग होना चाहिए, लेकिन यहां पर कैसा है सेम ग्रुप है, अलग होना चाहिए। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो पहले तो हमको पहचानना है कि कौन से कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और किसमें नहीं होगा। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि टर्मिनल डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड अगर कहां पर है टर्मिनल पे है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ब्यूटूइन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटूइन। देख लो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या, ब्यूटूइन। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो 2 पे इन लगा दिया।
तो ये हो गया CH3 CH एंड CH3, है ना। अब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर में एक जो सिंपल सी बात सामने आ रही है वो क्या है कि डबल बॉन्डेड 2 एंड 3 कार्बन। तो यहां पर हम डबल बॉन्ड बना देते हैं, ऐसा C डबल बॉन्ड C। कार्बन नंबर 2 पर एक H है और एक CH3 है, तो ये H और यहाँ पे CH3। 3 पर भी एक H है और दूसरा है CH3। तो पहले तो आपने ये समझ लिया कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, मिरर इमेज भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और दूसरा ये मैंने एग्जांपल में भी लिया था अभी, और ये कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप दोनों एटम में कैसे हैं, अलग अलग। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और इसके दो रूप बनेंगे। एक रूप इसका ऐसा ही बन सकता है कि C डबल बॉन्ड C, यहां पर H और यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पे H, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अगर इस सेंटर एक्सिस से डबल बॉन्डेड कार्बन के सेंटर एक्सिस से जुड़े हुए एक तरफ के दोनों ग्रुप एक जैसे होते हैं तो इसे हम कहते हैं सिस, और नाम हो गया सिस ब्यूटुइन। और अगर मैंने यहां पे चेंज कर दिया कि यहां पर हम चेंज कर देते हैं, अगर हम यहां पे चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं, यहां पे देखो, यहां पे एक चेंज लाता हूं मैं, इधर कर देता हूं H और यहां पे कर देता हूं CH3, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के सेंटर एक्सिस से दोनों साइड यहां पे एक H है और एक CH3 है, CH3 यानी क्रॉस में एक जैसे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांस। आगे का नाम वैसा ही होगा, ब्यूटुइन। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 2 टाइप हो सकते हैं। अगर सिमेट्री के एक साइड दोनों ग्रुप एक जैसे हों तो दिस इज कॉल्ड सिस, और क्रॉस में एक जैसे हों तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस। तो पहला हमारा ड्यूटी क्या है कि पहचानो कि वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और अगर शो करता है तो उसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं, वो सेकंड प्रायोरिटी है। अब और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज मैं आपसे ऐसा बोलूं कि आप ले लो हेक्स 3इन, तो इसके आइसोमर्स होंगे कि नहीं होंगे। तीसरा एग्जांपल हेक्स 3इन, तो हेक्स 3इन में 1 2 3 4 5 6, 1 ये 1 2 3 4 5 6, 3 पर 1 2 3 पर डबल बॉन्ड रहती है, कैसा हो गया CH3 CH2 CH CH CH2 एंड CH3। कार्बन नंबर 3 एंड 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड 3 एंड 4 पे, तो 3 पर कौन है, पहले एक H है और दूसरा कौन है, यहाँ पर CH2 CH3 है, यानी कि C2H5। कार्बन नंबर 4 पे यहाँ पे H है और यहाँ पर भी CH2 CH3 यानी कि ईथेन। तो इसका दूसरा रूप भी ऐसा बन सकता है, आप देखो तो कैसे, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2 CH3, फिर यहाँ पे एक H और यहाँ पर CH2 CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है सिस, और ये जो स्ट्रक्चर है उसका नाम हो गया क्या, ट्रांस। इज इट क्लियर। तो हेक्स 3इन में इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा। अगर आप ऐसी स्ट्रक्चर ले लो, सपोज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन, तो इसमें ये चौथा एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है ना। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, तो ब्यूटुइन यानी कि 1 2 3 4, 2 पर डबल बॉन्ड, 2 एंड 3 पर मिथाइल, तो यहां पर मिथाइल और कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल, ये ऑलरेडी CH3 और CH3 है, तो 1 2 3 4। अब ये स्ट्रक्चर बनाओ तो 2 एंड 3 पर डबल बॉन्ड, यहां पे भी CH3 है और यहां पर भी CH3 है,
यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप कैसे हो गए, एक जैसे हो गए, तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यानी कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज नॉट द एग्जांपल ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि पहली बात तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, और दूसरा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम कैसे पहचाने, और तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि विच टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर द एग्जांपल ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या एल्काइन इसके एग्जांपल हो सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि दोनों की तरफ फिर HH या एक जैसे ग्रुप होंगे तो वो सिमेट्रिकल एक जैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी, और ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए। ऐसी 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स लाइक ऑक्सीम, एल्डोक्सिम, केटोक्सिम, हाइड्रोक्सिल एमाइन, साइक्लिक डेरिवेटिव, वो सब एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सिखाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल एडुकेयर बाय मी रजनीश गुप्ता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास तक पहुंचाएं, ज़्यादा फ्रेंड्स के पास पहुंचाएं, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।